सो हेलो फ्यूचर लीडर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द न्यू बिगनर्स और एपी भैया की फिर से आ गए एक मैथ की रिवीजन क्लास में। ठीक है, वन टाइम रिवीजन क्लास है, छोटा वीडियो, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होने वाला है, जिसमें तुम्हारी संपूर्ण पूरी मैथमेटिक्स इस एक वीडियो में आ जाएगी। इसमें थ्योरम आएगा, सारे फॉर्मूलाज आएंगे, क्वेश्चन कैसे कहाँ पे थे भी तुमको बीच बताता चलूंगा। ठीक है, तो यार देखो, आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन कुछ वजह से जिन बच्चों का रिवीजन रह गया हो, कम टाइम में रिवीजन करना हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी क्लास साबित होने वाली है। मैंने इस एक वीडियो में पूरा निचोड़ डाल दिया मैथ का, जितना मुझे आता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया इस एक वीडियो में। सो आई होप तुम्हें वीडियो काफी पसंद आएगी। दोस्तों, हमने स्टडी जिसको इसकी नीड है उसको बता देना। देखो, मैंने कहा चैप्टर छोड़ दो, जितने चैप्टर, अगर चैप्टर तुमको कुछ उसमें कुछ भी अगर आया तो अच्छी बात है ना यार, तुम्हारे आगे चल के जो एग्जाम आने वाला है अगले दिन है, या फिर आज ही अगर तुम 17 तारीख को ही देख रहे हो सुबह तुम्हारा आज एग्जाम है, तुमको उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। क्या पता इसी एक वीडियो से काफी अच्छी चीज़ क्या डायरेक्ट छप के आ जाए। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में पहले चीज क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के क्या नाम है प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इसको 2 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, ये प्राइम नंबर के, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद क्या है, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल, जो कि हर साल पूछा जाता ही है, 3 मार्क में आता ही, ये गारंटेड आएगा इस बार भी। ठीक है, क्या है, लेट 2 इज अ रेशनल नंबर, पहले हम लेट करते हैं, फिर रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू आर को प्राइम होते हैं, जहाँ पे सिर्फ उनका एक कॉमन फैक्टर होता है विच इज 1। क्यूब इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, सबको पता है। फिर उसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसके बाद इसको सेग्रीगेट अच्छे से असेंबल करेंगे। फिर क्या आएगा, है ना, क्या होगा फिर, जहां पे हमको तुमको देखने को मिलता है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, जहां पे तुम जानते हो अगर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहाँ पे अगर 2 पी को डिवाइड करा देन पी आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, वेयर पी इक्वल्स टू 2c। ठीक है, तो अब तुमको क्या दिख रहा है कि जब तुम इसी को, ठीक है, इसको इस वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या पाओगे तुम, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, वेयर इफ, फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, जहां पे तुम अब देखोगे दिस मींस दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर 2 देखो क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 2 भी डिविजिबल होगा 2 से, ऐसी बात है। फिर क्योंकि ये हमारा एक स्टेटमेंट था, अभी हमने इसी चैप्टर में इसके पहले एक स्टेटमेंट प्रूव कराया गया था, जहाँ पे पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आया अदर देन 1, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, ये होगा हमारा थ्योरम प्रूफ। ठीक है, हेंस कॉमा रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे चले, देखो ये कुछ तुम्हारे लिए थिंग्स टू रिमेंबर है, टी आर, है ना। हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, इसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो फटाफट से ये रैप अप करनी है ना। चैप्टर 1 खत्म होने के बाद बारी चैप्टर 2 की, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एंड इजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10। ठीक है, नाम क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे क्या होता है भैया, एक्सप्रेशन विच इज कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। एक ऐसा एक्सप्रेशन या फिर एक ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कुछ कांस्टेंट चैप्टर 1 का गेम बजाने के बाद अब बारी है चैप्टर 2 की। ठीक है, इसका नाम है पॉलिनोमियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एंड इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th। इसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल कहता है भैया एक ऐसा एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनाए जाते हैं। एक्सप्रेशन विच इज कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल इज नोन एज योर पॉलिनोमियल। ओके, एग्जांपल देखो, पॉलिनोमियल इसको क्या पढ़ेंगे पहले, पी ब्रैकेट में एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल इसके वेरिएबल क्या है, एक्स है। पॉलिनोमियल सॉरी एफ ऑफ जेड, या इसको भी कहोगे फंक्शन ऑफ वेरिएबल जेड, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल जेड, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर एफ जेड लिखा है वो भी पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल, किस वेरिएबल का, जेड के वेरिएबल का। अगर पी एक्स लिखा है वो भी क्या पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एक्स का।
क्लियर है। अब वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी, देखो किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो टर्म होता है वो कभी मतलब उसकी वैल्यू कोई भी तुम चेंज कर सकते हो, है ना। वेरिएबल तुम कह सकते हो कि मैं जो मर्जी चाहूँ वो वैल्यू वहाँ पे रख सकता हूँ वेरिएबल की। मैं चाहूँ एक्स की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कौन कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि अपने ऊपर डिपेंड हो, जिसमें हम चेंज लाते हैं तो वो दूसरों में चेंज लाता है ना। जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे कह सकते हो तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी पढ़ाई पर डिपेंडेंट है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तुम पर डिपेंडेंट है ना। तो तुम अपनी पढ़ाई जितना चेंज लाओगे उतना तुम्हारे मार्क्स में चेंज आता जाएगा। वैसे ही ये जो इंडिपेंडेंट वाला टर्म है वो तुम्हारी एजुकेशन है ठीक है, तो इस पे इफेक्ट कौन डालता है, यानी कि तुम्हारे एजुकेशन में चेंजेस कौन लाता है, तुम। वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड टू सी इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। तुम्हारी पढ़ाई, जब तुम खुद को अपनी पढ़ाई को मैनिपुलेट करते हो, अपनी पढ़ाई को ग्रेजुअली बढ़ाते हो, तुम्हारे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ा, तुम्हारे मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ते हैं। तो तुमने अपनी पढ़ाई बढ़ाई, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाया, तुम्हारी मार्क्स अपने आप बढ़ते गए, यानी तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप बढ़ता गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हम लाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज अपने आप आता है। ध्यान सुनना, इसमें हम चेंज लाते हैं और इस वाले वेरिएबल चेंज अपने आप आता है, ठीक है। अब ये वाली बात आगे के लिए अभी लेनी है, इसको यहां से छोड़ो भी। अब यहाँ से हम शिफ्ट होंगे, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो एंटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू यूनिवर्सली ट्रू होती है। अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है जो कि 1 है, तो वो अगर अर्थ पे 1 है तो मार्स पे 1 रहेगा, मून पे भी 1 रहेगा, जुपिटर पे भी 1 रहेगा, सैटर्न पे भी ये 1 रहेगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट मतलब अनचेंजेबल होती है, इसकी वैल्यू कभी हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 86, है ना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि देखो कुछ ऐसा दिखता है 2x + 3, है ना। इसमें वेरिएबल कितने हैं सॉरी वेरिएबल नहीं, इसमें डिग्री पावर कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी पावर कितनी है, 2 है। देखो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल x की मैक्सिमम पावर 3 है ना। तो जब भी x की मैक्सिमम पावर अगर 3 होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 3 होगी, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा। 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, 1 होगी तो लीनियर होगा। जीरोस होता है पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ px, अगर px की वैल्यू एट x इक्वल्स टू k, अगर x की, देखो एक पॉलिनोमियल मान लो ये px है ना, अब यहाँ पे px में x की वैल्यू अगर मैं k रख रहा हूँ तो k² + 3k + 1 क्या हो जा रही है, डिनोटेड एट pk, डिनोटेड एस होगा, डिनोटेड एस pk, है ना, बिकम 0 अगर px, सॉरी जो अगर px है ना, वो x इक्वल्स टू k पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी कि pk क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली 0 हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो x इक्वल्स टू k है वो क्या है, इस px का क्या है, जीरोज है, px का क्या है, जीरोज है। आई बात समझ में। देन द x इक्वल्स टू k इज द जीरोज ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, लीनियर के 1 होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर, तो आगे चलो, ठीक है। इसको मेरेज करता हूँ। अब देखो ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए है ना, जिन लोगों ने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, जो बच्चे चाह रहे होंगे भैया लास्ट टाइम है एक बार और गो थ्रू कर ले, तो वो उनके लिए है। बाकी वो कुछ भी नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ी ये वीडियो एकदम उनके लिए बेकार नहीं, थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर तुमने कुछ, मेरे से अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, फिर भी ये वीडियो तो रिले कुछ ना कुछ हेल्प कर जाएगी। देखना कितने सारे क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्ट यहाँ से फंस सकते हैं। पहला, फिर उसके बाद क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ax² + bx + c = 0, ठीक है। जनरल फॉर्म में ax² + bx + c = 0 वेयर, और देखो ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के लिए डिफरेंट, ये मैंने लिखा है किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, है ना। वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b और c रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और a एंड b बिलोंग, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a और b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो क्या बचेगा, bx + c लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। और अगर b 0 के इक्वल हो गया तो a² + c, तो फिर भी रहेगा, तो a नहीं हो सकता, b हो सकता है ना। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कौन सा किसका जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वाड्रेटिक के भी आ सकते हैं, क्यूबिक के भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस किसके हैं, क्वाड्रेटिक के आने के, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, लीनियर हैज ओनली वन ग्राफ, जब तुम किसी भी पॉलिनोमियल का अगर तुम ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो क्या लीनियर केस में क्या होगा, पॉलिनोमियल अगर लीनियर है तो कैसा बनेगा, हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, एज वेल एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और कैसा ग्राफ उसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे और उसका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। देखो इसका स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ बनेगा, मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो कुछ ऐसा बनेगा इसका लीनियर का। क्वाड्रेटिक का कैसा बनेगा, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये x है,
ये x था, हाँ, और ये y है ना, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का है, ये लीनियर का है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, लीनियर का, देखो लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी फॉर्म का दिखेगा, है ना, तो उसका रिलेशन, इसका मैं कहूँ जीरोस जो है वो अल्फा है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है। क्वाड्रेटिक केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक को इससे दिखेगा तुमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि ऊपर पहले लिख रखा है, जहाँ पे अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस निकलेंगे, तो क्वाड्रेटिक के दो जीरोस निकलेंगे, तो हमने यहाँ से देख लिया था कौन कौन से अल्फा और बीटा लेट से निकल गए, तो रिलेशनशिप क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, है ना। फिर क्यूबिक में एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हर एक पॉलिनोमियल का, ठीक है, हर एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का अपना अलग अलग जनरल फॉर्म होता है। जैसे कि अब देखो, अब अगर ये क्यूबिक है तो तीन जीरोस निकलेंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये होगा सम ऑफ जीरोस माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा सी बाई डी, अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। आई इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो लास्ट दो पॉइंट्स ये हैं, हाउ टू गेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालोगे, कोई अगर पॉलिनोमियल है उसका जीरोस कैसे निकालोगे, सिंपल है, क्या करना है, उसको फैक्टराइज कर दो, क्या करो, फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के लिए मिनट टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने पढ़ा रखा है, पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर आई होप 1 या 2 में पढ़ा रखा है, ठीक है। 2 से 3 मिनट का कॉन्सेप्ट है, एक बार देखना चाहो देख सकते हो। अगर तुम यूट्यूब किसी वीडियो को उठाओगे, फैक्टराइज करना सीख लो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, फैक्टराइज करना हमेशा आता ही आता है। और या तो ये देगा तुमको एमसीक्यू में देगा, या तो तुम्हारा क्वेश्चन देगा फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन याद रखना निकालना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज करने के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, हर बार आते हैं, और रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन भी हर साल आते हैं। तो ये कुछ जैसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, रिलेशनशिप वाला और एक ये फैक्टराइज वाला, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हाउ टू गेट पॉलिनोमियल विद हेल्प ऑफ जीरोस, और एक ये देखो, इस चैप्टर से लगभग 6 से 7 मार्क क्वेश्चन आते हैं, है ना। तुमको ये 3 जगह चीजें जान लेते हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आसानी से कर लोगे, टाइम नहीं लगेगा। हाउ टू गेट पॉलिनोमियल्स विद हेल्प ऑफ जीरोस, पहला क्या है, फॉर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और क्यूबिक के लिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का अल्फा बीटा गामा। तो ये तुम्हारे कुछ मेजर पॉइंट्स जो तुमको हमेशा, तो तुमको पेपर में हमेशा याद रखे जाने हैं, ठीक है। इतनी चीजें अगर तुम याद रख ले तो फिर भी तुम्हारे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज लीनियर इक्वेशन इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल के बाद अब आ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर की, जो कि और भी एक आसान सा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग भी है और अच्छे खासा वेटेज भी रखता है। ये भी तो क्या है, पहले इक्वेशन क्या होता है, व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इक्वेटेड टू 0, जब भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो, फिर किसी नंबर से इक्वेट कर दो, जब भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल को किसी एक नंबर से इक्वेट करता है, यानी कि जो हम लिख रहे थे पी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो p इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। आए बस समझ में। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो हम पेयर पढ़ रहे हैं, तो हम भी जब भी लिखेंगे पॉलिनोमियल का पेयर लिखेंगे, वो भी कितने, 2 वेरिएबल के। तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि पहले इक्वेशन का है। दूसरे इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कुछ कंडीशन यहाँ पे भी है, a b c रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, सबको पता है। लेकिन देखो पहले इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, वेयर a1 एंड b1 बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट सेम टाइम, और यही सेम थिंग जो सेम कंडीशन है वो इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी है, कि जहां पे a2 और b2 0 के इक्वल नहीं हो सकते सेम टाइम पे। आई बात समझ में। अब देखो सोल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वी सेटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये 2 इक्वेशन है, चलो देखो ये 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। अब ये 2 इक्वेशन है, अभी इन दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल है x और y। अब देखो x की ऐसी वैल्यू, y की ऐसी वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो देखो कौन सी होगी, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 6। अब अगर तुम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 6, यानी कि 3 प्लस 6 क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरा इक्वेशन x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 6, यानी कि x माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू -3, दूसरा सेटिस्फाई हो गया। तो देखो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। क्लियर है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब सिस्टम क्या होता है, देखो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये रहा कंसिस्टेंट सिस्टम, जहां पे जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा होगा,
कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इससे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ इससे आए हैं जो कि हमेशा MCQ में आते ही आते हैं, या फिर 2 मार्क में भी आ जाएगा, वो 2 मार्क में आएगा, डिपेंडेंट नेचर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चन उसमें आएगा, तब आएगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट बताओ। केस बेस में पूछ देता है कि जो ग्राफ बनाए वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है बताओ, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ केसेस है, पहला केस है अगर केस 1 अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि सिंगल सोल्यूशन आ रहा है तो कौन सा कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट होगा। सोल्यूशन आ रहा है ना, मतलब सोल्यूशन आने से मतलब सोल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, मिनी सोल्यूशन है तो भी क्या है, कंसिस्टेंट है, और अगर नो सोल्यूशन है तो क्या है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मेथड्स, अब देखो मेथड क्या है, ये मेथड है जीरो फाइंड आउट करने के, जीरोस निकालने का मेथड है, ठीक है। क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला है जनरल फॉर्म पहले इक्वेशन का। दूसरे इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या है, a2x + b2y + c2 = 0, वेयर अगर तुम देखो a1 a2 का रेशियो, अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है, सॉरी इक्वल नहीं आ रहा है, अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा तो इस केस में आएगा यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। भैया यूनिक सोल्यूशन मतलब कि सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, सिंगल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और सेम थिंग c1/c2 के भी इक्वल है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है ही, साथ ही साथ c1/c2 के भी इक्वल है, तो कैसे सोल्यूशन आएंगे, मेनी सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे इसके। कितने, मेनी सोल्यूशन आएंगे, है ना, कितने, मेनी सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली सोल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे इसके। और अगर a1/a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर है बट c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है, a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर तो है बट c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो कितने सोल्यूशन आएंगे, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। और MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुमको रेशियो याद रख के जाने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी बात मुझे बताओ, तुम क्या पेपर में बैठ के इन सारी चीजें स्टेटमेंट लिखोगे फिर कंपैरिजन करोगे, नहीं। अगर तुम एक बार देख लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तुम देखोगे, आंख बंद के टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, है कि नहीं। अब आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर तो ग्राफ बन रहा है, अगर ग्राफ कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनना है। 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, मैंने बताया था पिछले 12वें स्लाइड में ही कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, दो इक्वेशन है और 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो दोनों अगर स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसा सोल्यूशन देंगे, यूनिक सोल्यूशन देंगे, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, एक के ऊपर एक स्लोप जा रहा है, तो कैसा होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। और ये केस बेस में आ सकता है, केस बेस में आता ही आता है, या फिर हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में MCQ में एक पिक्चर बना के देते हैं, ग्राफ को बताओ ये कैसा ग्राफ है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कितने सोल्यूशन आएंगे, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब अलजेब्राइक मेथड, 2 मेथड है जीरोस निकाल, सॉरी सोल्यूशन निकालने के, कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन से दोनों बताते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, x + y = 1, x - y = -3, ये एक पेयर है, सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में होता है क्या है कि देखो हम क्या करते हैं, किसी एक क्वेश्चन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं पहले से। देखो ये x - y = 3 है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फर्दर, अगर मैंने इसको और फर्दर सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, x = -3 + y, है ना, यानी कि अब अगर मैं इसी x को यहाँ पुट करूँ, देखो ये है x + y = 9, क्लियर। x अब x की वैल्यू मेरी क्या है, -3 + y, -3 + y है ना, = 9, तो क्या आएगा, 2y = 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। आई बात समझ में, 2y किसके इक्वल होगा, सर 2y 12 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, है ना। अब जो y की वैल्यू आई अगर मैं उसको यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आएगा, x = -3 + 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, +3, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू +6। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे हम किसी एक इक्वेशन में से किसी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जाके हमको दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू है, सॉरी दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिल जाती है, और जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है हर बार। देखो अगर यहाँ देखो x + y यानी 6 + 3 कितना होगा, 9, 3 - 6 कितना होगा, -3,
ठीक है, सेटिस्फाई भी करेगी। अब एलिमिनेशन मेथड उसको सॉल्व करके देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और उसको एलिमिनेट करने के लिए सिंपल जाता है, तो प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, या फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो अगर एडिशन करोगे तो दोनों इक्वेशन ऐड हो जाएंगे, तो उनके लिए हमको क्या चाहिए, कोई एक जो साइन हो वो वेरिएबल कोई एक साइन हो वो क्या हो, एक नेगेटिव या पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हो दोनों x प्लस के हैं, यहाँ पे एक y प्लस का एक y माइनस का, तो आसानी से एलिमिनेट होने की चांस बहुत ज्यादा है, यानी आसानी से हो जाएंगे। क्या करना है, बस एडिशन करते चलो। ऑन एडिंग बोथ ऑफ द इक्वेशन वी गेट 2x, दोनों इक्वेशन को बस ऐड करें सिंपली, इस इक्वेशन को 1 और 2 को, ठीक है, 1 + 2 ऑन, ठीक है, 2x और देखो प्लस का y माइनस का y, क्या होता है 0 0 एंड 0y प्लस 0y इक्वल्स टू प्लस का 3 9 माइनस का 3 क्या होगा 6 होगा, यानी कि 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 3 आ जाएगा, है 2x इक्वल्स टू हाँ 6 आएगा, सॉरी 6 x इक्वल्स टू 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को या तो यहाँ पुट कर दो या तो यहाँ पुट कर दो, दोनों जगह पुट करोगे तुमको y क्या मिलेगा, y ऑलवेज तुमको 6 मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो यह तुम्हारा हेंस चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब देखो इसमें जो मैंने तुमको खास चीज़ बताई याद रखने के लिए, पहला सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तुमको वो ध्यान देना है। दूसरा अलजेब्राइक मेथड में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से कट चुका है, उसके ऊपर फोकस करना, मत करना, कंफ्यूजन में मत रहना। आई बात समझ में। और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से MCQ आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में तुमको हो सकता है केस बीस दे दे, ओके, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना, है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3 चैप्टर जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, अच्छे खासे वेटेज रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हेन क्वाड्रेटिक, देखो जब लीनियर पॉलिनोमियल को हमने जो से किया तो क्या बने लीनियर इक्वेशन, ठीक। उसी तरह जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसी इक्वेट करते हैं जरूर तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही तुमको स्टेटमेंट लिख रखा है, इसका जनरल फॉर्म a² + bx + c = 0। ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू r। a, b, c r रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो x² 0 जाएगा इनकम्प्लीट, ये टर्म 0 जाएगा, तो चाहे क्या b + bx + c = 0, जो अगेन तुम्हारा क्या बचा है कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ठीक है। और MCQ में गलती मत करना। फिर हाउ टू चेक करना क्या है तुमको, जब भी तुमको डिग्री क्या चाहिए, डिग्री शुड बी 2, डिग्री क्या होनी चाहिए कम से कम तुम्हारे 2, तो ये क्या होगा लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी, है ना। मेथड्स टू फाइंड रूट्स, इक्वेशन में 0 निकलते हैं, ठीक है, 0 निकाल देते हैं, लीनियर इक्वेशन 0 निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 पेयर्स थे, यहाँ पे निकालेंगे रूट्स निकालेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तुमने 2 बार पढ़ चुका है, तुमने पॉलिनोमियल में पढ़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तुमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पॉलिनोमियल तुमने पढ़ रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। और ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x कैसे निकालोगे, x = माइनस का b, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac / 2a। अब याद रखना अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है तुम्हारा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, 2 रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो 0 यानी कि ये जो है कंप्लीट 0 के इक्वल आ जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या आएगा तुम्हारा रियल रूट्स तो आएंगे बट सेम आएंगे। क्यों, ये वाला पोर्शन 0 हो गया तो बचा क्या -b/2, तो समथिंग वैल्यू आएगी, लेकिन रियल रूट्स तो आएंगे लेकिन सेम आएंगी। फिर अगर d वही तुम्हारा 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है, क्या होता है अगर तुम्हारा t 0 से छोटा होता है तो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है, सीक्वेंस इन विच, एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे सक्सेडिंग टर्म जो है, आगे वाला टर्म जो है ऑकर्स आफ्टर एडिंग अ फिक्स नंबर को ऐड करने पे किसमें, पिछले टर्म में। देखो एक नंबर है 5, उसके बाद आ रहा है 6, उसके बाद 7 आ रहा है, तो 7 कब आया, जब 6 में हमने कुछ ऐड किया, 6 कब आया, जब हमने 5 में कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया, एक फिक्स नंबर जो क्या था 1। वैसे ही फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड एज डी। फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। रिमेंबर, याद रखना हमेशा डी तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। अनदर टर्म क्या होता है, जनरल टर्म, ठीक है। अनदर टर्म को क्या कहते हैं, हम जनरल टर्म में कहते हैं, जिसको जिसका इलस्ट्रेशन को ऐसा है a + n - 1 × d, क्या a + n - 1 × d। फिर
अब देखो, अब जनरल टर्म से निकाला कैसे गया, a1 इक्वल्स टू a प्लस a1 है तो n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यानी 0 इंटू डी 0 जाएगा तो a प्लस 0 इक्वल्स टू a, a2 क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी, ठीक है। सम टू द n टर्म्स ऑफ ap, n टर्म ऑफ ap को कैसे कर निकालना है, sn इक्वल्स टू, यानी कि उसको बोलते हैं sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू a प्लस an, यानी कि a प्लस n टर्म, लास्ट टर्म, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज ऑल्सो, यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़ने में से जो तीसरा है वो दूसरा से डिराइव हो क्या है, बस हमको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर खत्म है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले चैप्टर खत्म, लेंदी चैप्टर है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन सॉल्व करो तो लेंदी आएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे टाइप ऑफ सवाल आएंगे, है ना। और इसके क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है हर साल लगभग क्या नाम है केस बेस में आते ही आते हैं, ठीक है। मैं आज बोल के जा रहा हूँ, देखते हैं कल के एग्जाम में होता क्या है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो ये होता है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे एक्स हमेशा पॉजिटिव का होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स निगेटिव होता है, यहाँ पे वाई निगेटिव होता है, क्लियर है। ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे 0,0 होती है सारी चीजें, ओके। अब ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना, एट एक्स, तो याद रखना वाई इक्वल्स टू 0, और एट वाई, अब वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एट वाई एक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा, इतनी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूले तुमको पढ़ने क्या, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं तुमको, पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, तीसरा मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला किसी भी 2 पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लाइन को निकालता है। उसको निकालते कैसे हैं डिस्टेंस फार्मूले को, ठीक है, d इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि भैया हमको टीचर ने बताया था कि x2 माइनस x1 x माइनस x2 होता है, नहीं कंफ्यूज होना, चाहे तुम ये लिखो चाहे वो लिखो, स्क्वायर में वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। हाँ तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो होता है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब आ रही है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमको एक पॉइंट निकाल रहे हैं और एक पॉइंट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उस पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट उन दोनों डिस्टेंस को कुछ फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि देखो ये a और b 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, इसका x2 y2, ठीक है। अब हम क्या किए, एक पॉइंट बनाए p जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। और हमें को क्या बताना है कि देखो जो a और b को m1 और m2 जो है वो 2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, कौन से, m1 रेशियो m2 में, ठीक है। a और b डिवाइड हो रहा है m1 इंटू m1 m2 के रेशियो में, m1 m2 के रेशियो में। तो बताओ x और y, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। तो फॉर x देखो x से क्या करोगे, m1 x2 कंफर्म बताना, इसका m1 तो इसका x2, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 कंफ्यूज मत होना, अपॉन में m1 प्लस m2, y के लिए फिर से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी y की वैल्यू निकल जाएगी, किसके लिए, पॉइंट्स p के लिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो तुमको पेपर में ना x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, तुमको ये निकालना पड़ेगा। हो सकता है m1 m2 दिया हो, x2 y2 दिया हो और x y दिया हो, तो x1 y1 तुमसे पूछ दे, ठीक है। मतलब इन चारों चीज़ों में से देखो, इन सब में से कुछ ना कुछ गैप रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तुमको कुछ ना कुछ निकालना रहेगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी से बाहर आया है। इसमें क्या हो रहा है कि m1 रेशियो m2 1 रेशियो 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2 है ना, यानी कि 2 इक्वल पार्ट बैठ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे, ठीक है, फॉर x के लिए तो m1 x2, यानी अगर m1 1 है तो 1 इंटू x2 क्या होगा, x2, m2 भी 1 है, ठीक है, m2 भी क्या है 1 है, तो 1 इंटू x1 क्या होगा, x1 प्लस x1 अपॉन में m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये x के लिए, y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं देखो अगर मैं किसी देख रहा हूँ, होता तुमको एक बार में ना, लेकिन अगर तुम 5 से 6 बार इस वीडियो को देख लेते हो, बहुत लेंदी वीडियो तो नहीं है ना, 5 से 6 बार 1.5x पे देख लेते हो, तुम्हारी सारी चीज़ें 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज हो जाएंगी, दिमाग में रिसाइड हो जाएगा, तुम आसानी से क्वेश्चन कर लोगे फिर।
तो यार 6 चैप्टर्स आर ऑलरेडी डन। अब मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल में देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है तुम्हारा थ्योरम, तो दूसरे पार्ट में क्या सिमिलरिटी है। थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। पता नहीं कि इंग्लिश थी, मुझे समझने तुम्हें भी नहीं आएगी, मुझे पता है। सीधी सी बात जानो कि अगर एक ट्राइंगल में किसी थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई, इधर है ट्राइंगल एडीसी एबीसी, यहाँ पे थर्ड साइड कौन है, बीसी, उसके पहले एक लाइन ड्रॉ की गई डीई, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि डीई पे देखो 2 डिफरेंट पॉइंट पे एबी और एसी पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पहली बात, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जब ये दोनों पैरेलल हैं, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कह रहा है एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन तुमको ये दे रखा है कि डी बीसी के पैरेलल है, प्रूफ क्या करना है, ये करना है। कह रहे हो कैसे, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है। क्या, एफ परपेंडिकुलर टू एडी, ई एफ एडी परपेंडिकुलर है, डीजी परपेंडिकुलर टू एई, डीजी पर एडी एई पे परपेंडिकुलर है, जॉइन डीसी एंड बीई, डी सी और बीई को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, हर बार लिखना पड़ेगा, कुछ भी प्रूफ करो, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, तीनों चीज पहले मेंशन करो, उसके बाद बारी से जो रहा हूं उनसे कुछ डेटा लो, वहां पे लिखो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या है, सॉरी, अब क्या कहना है, टेकिंग ट्राइंगल एडीई एंड सीडीई, एडीई और सीडीई, ये 2 ट्राइंगल में चूज किया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल एडीई इसका एरिया क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखो ये डीजी जो है वो एई के परपेंडिकुलर है ना, यानी कि अगर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालो तो क्या आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग हाफ बेस क्या होगा, एई होगा, और हाइट क्या होगी, डीजी होगी। हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ एई इनटू डीजी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई देखो ये रहा सी, क्या कर रहे हैं भैया, रुक जाओ, ये रहा सी, है ना, सी डी और ई, ये इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो इस ट्राइंगल के लिए बेस कौन होगा, देखो इस ट्राइंगल के लिए जो बेस होगा वो ये होगा डीई। परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर देखो ये होगा। अब भैया ये बताओ मुझे कि परपेंडिकुलर बाहर क्यों गया, ध्यान से अगर देखो जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे ना, चाहे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो, बात एक ही होगी, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा वही इसका परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे लाएगा। देखो एडी और एबी दोनों सेम ही बेस के पार्ट हैं, अगर एडी को तुम एक्सटेंड करो तो वो एबी पर ही आएगा, ठीक उसी तरह जब तुम इस वाली पोर्शन को एक्सटेंड करोगे, एई को एक्सटेंड करोगे तो वो एसी पर ही आएगा। और इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था लॉन्ग लेक्चर में, जो कि ट्राइंगल का था। आई थिंक वो 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म था। अगर जिसको भी ये थ्योरम वाला पार्ट वहां पे अच्छे से पढ़ना है तो वहां पे जा सकता है, ठीक है। बहुत छोटे टाइम में वहां पे भी समझाया गया है, ठीक है। अब वह क्या है, इसका भी एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट यानी कि 1/2 इंटू एसी इंटू डीजी। अब इन दोनों एरिया को हमने क्या डिवाइड किया, तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई क्या आता है, एई इंटू एई अपॉन ईसी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमको मिल गया, ठीक है। ये हमको एक चीज मिली यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम 2 ट्राइंगल और चूज करेंगे। कौन सा ट्राइंगल चूज करेंगे, एडीई और बीडी। अगर ध्यान से देखो तो एई और ईसी आ गया, हमको क्या चाहिए, एडी और डीबी चाहिए, ठीक है। एडी कहाँ है, यहाँ पे है, डीबी कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा जिसमें डीबी भी और एडी भी है। तो हम अगर देखें तो एडीई ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्या बीडीई ले सकते हैं। तो देखो क्या कहें हम, एडीई और बीडी 2 ट्राइंगल चूज किए, जो लाना है वही ट्राइंगल चूज करो, सीधी बात है, जो लाना है वही ट्राइंगल चूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल्स टू हाफ एडी इंटू ईएफ 1/2 एडी इंटू ईएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी 1/2 डीबी इंटू ईएफ, ठीक है। जो इसका परपेंडिकुलर होगा वही इसका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों ही देखो दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में। अब क्या करना है, थर्ड को 4 से डिवाइड किए तो क्या आता है, एडी अपॉन डीबी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी के। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, ये जो सीडीई वाला ट्राइंगल है इसका जो एरिया होगा वो बीईडी वाले ट्राइंगल की एक बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल्स आर सेम। जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब 2 ट्राइंगल निकाले जाते हैं, उनके बेस जब सेम होते हैं तो उनके एरिया भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर वहां से हमको क्या मिला, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी के। और हेंस वी कैन से दैट एई अपॉन ईसी इक्वल होगा एडी अपॉन डीबी के। और यही तुम्हारा क्या है, हेंस प्रूव्ड। ये तुम्हारा क्या है, एचपी, यानी कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
सिमिलरली ये तुम्हारा बीपीटी थ्योरम। अब ये होता है तुम्हारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। उसमें क्या होता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कोई एक लाइन है जो कि किसी भी दो साइड्स को डिवाइड कर रही है ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वहीं पे क्या होता है, ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी कि तुमको सिंपली करना क्या, देखो यहाँ पे इस बार प्रूफ नहीं आ रहा है इसका इस बार क्या है, बस स्टेट करना रहा है कि तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर जब भी तुमको ट्रायंगल में ये दिया हो कि क्या है, रेशियो सेम है तो साइड्स पैरेलल होंगे। क्लियर, यहाँ पे साइड्स पैरेलल है तो रेशियो सेम होंगे। आई बात समझ में, याद रखना। इसको बोलते हैं कोरोलरी ऑफ ट्रायंगल वेयर AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ठीक है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा, बाय बीपीटी हमने भी प्रूफ किया था। AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। देखो ये जानकारी होनी चाहिए तुमको, क्योंकि इससे क्वेश्चन करना ईजी होता है। बाकी कोरोलरी कैसे हुई थी, ट्रायंगल में पढ़ा रखा था अच्छे से। जिसको भी कह रहा हूँ चैप्टर में दिक्कत हो जाना, जो बड़ा वाला लेक्चर उसको देखना, ज्यादा नहीं 1.5 घंटे का वीडियो होगा, पूरा ट्रायंगल खत्म है, क्वेश्चन के साथ खत्म है। ठीक है, फिर DB अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC के, DB अपॉन AB, ठीक है, इक्वल होगा EC अपॉन AC के। आई बात समझ में थी कोरोलरी की बात। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिमिलरिटी, जहां पे हम चार ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया सीखेंगे। ठीक है, देखो क्लास 10 में तुमको पढ़नी है सिर्फ 4 सिमिलरिटी। पहले सिमिलरिटी कौन सी है, ट्रिपल एस कहते हैं साइड साइड साइड। जब किसी भी दो ट्रायंगल में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों तो क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देखो ऐसे इन ट्रायंगल PQR एंड QYZ, ये नहीं होगा, ये X होगा, XYZ, PQR और XYZ में। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, ट्रायंगल XYZ। ठीक है, PQ अपॉन में XY इक्वल है QR अपॉन में YZ। ठीक है, इक्वल है PR अपॉन में XZ, है ना। देखो PQ अपॉन XY, PQ अपॉन XY 2/4 यानी कि 1/2, QR अपॉन YZ, QR अपॉन YZ, QR 3 अपॉन 6 यानी कि 1/2, PR अपॉन XZ, PR अपॉन XZ 5/10 यानी 1/2। ठीक है, सिंस, है ना, देयरफॉर ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के। कितनी बात क्लियर है। ठीक है, CPST वाली बात समझ जाएगी तुमको। CPST तुमको पता है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक बार, बताओ। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्या मैं कह सकता हूँ एंगल P एंगल X के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल Y के इक्वल होगा, और एंगल R एंगल Z के इक्वल होगा बाय CPST। आई होप इतना तुमको समझ में आई होगी। अब इधर देखो SAS क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जब भी किसी दो ट्रायंगल में, ठीक है, जब भी किसी दो ट्रायंगल में उनके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, देखो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, और एक इंक्लूडेड एंगल, जब क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर रेशियो में हो, इक्वल रेशियो में हो, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय सिमिलर है बाय SAS क्राइटेरिया। तो इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड ट्रायंगल XYZ, PQ अपॉन XY इक्वल है QR अपॉन YZ के, और एंगल Q इक्वल है एंगल Y के। देखो दोनों थीटा थीटा है, ठीक है, थीटा का रिप्रेजेंटेशन है, तो तुम 10th में आओगे तुमको तो पता होना चाहिए, है ना, थीटा का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक्स एंगल Q एंगल Y के इक्वल है ना। तो सिंस देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल XY और Z के, कौन से क्राइटेरिया से, बाय SAS क्राइटेरिया, है ना, बाय SAS क्राइटेरिया। आई होप क्लियर है तुमको इतनी बात। अब आगे चलो ट्रिपल ए पे। ट्रिपल ए क्या होता है, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है तो क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो देखो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, एंगल P इक्वल है एंगल X के, एंगल Q इक्वल है एंगल Y के, और एंगल R इक्वल है एंगल Z के।
देयर सिंस देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, है ना, बाय ट्रिपल ए, है ना। बाकी सीपीएसटी वाली कहानी तुम लिखना। सीपीएसटी फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। डबल है क्या होता है, जब इस दो ट्रायंगल में कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एंगल पी इक्वल एंगल एक्स के, एंगल क्यू इक्वल है एंगल वाई के, है ना। सिंस देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स वाई और जेड के। समझ में आई बात। तो ये था तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाला पोर्शन। यही चार थे। देखो इनको मैंने इतना जल्दी समझाना तुमको कोशिश की ताकि तुमको फटाक से गो थ्रू हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन ही कर रहे हैं। अब एकदम डीप प्रॉब्लम आके समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करना है, चीज़ों को अच्छे से एक बार बस रिकॉल करनी बारी है ना। आगे चले। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका तुमको बहुत डर लगता है, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ छोटे में देखो भैया इतनी जल्दी हो गया, हाँ इतनी जल्दी हो गया, बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये। यानी तुम सोचते हो ना टाइप फैला रखा है भैया बहुत डर लगता है ये वो, ना टफ नहीं है, बस सिंपल सा ध्यान देना है, बस बहुत सी चीज़ें पे ध्यान देनी है ना। बाकी यहाँ पे प्रूविंग वाले सवाल अच्छे खासे आते हैं। प्रूविंग वाले सवाल मैंने तुमको लॉन्ग लेक्चर में बता रखा है कौन कौन सवाल आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किससे ज़्यादा है बता रखा है वहाँ पे भी, फिर भी यहाँ पे तुमको बता दूंगा कैसे करना है। अब देखो पहले चले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्लास 10th के बाद जब आप जाओगे 11th 12th में एडवांस मैथ में आओगे तो वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग है, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल तीन होती है, एक बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब देखो ध्यान से सुनना, थीटा के अकॉर्डिंग तुम्हारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चेंज हो सकता है। अगर मैं थीटा यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा बेस हो सकता है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन अगर मैं थीटा यहाँ से ले रहा हूँ, मेरा परपेंडिकुलर बेस ये हो सकता है, परपेंडिकुलर ये हो सकता है, ठीक है। जो थीटा के साथ एंगल के साथ अलाइन वाला साइड होता है वो एक बेस होता है, बाकी तुमको होता है हाइपोटेनस होगा। जो अलाइंड है वो बेस, जो अलाइंड नहीं है, जो साथ में टच नहीं है, वो कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। जैसे पहला है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। स्लेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा। ओ 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, ये यहाँ से हटाओ, ठीक है। और अब देखो ध्यान सुनना, साइन थीटा का मतलब होता है साइन इंटू थीटा, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कभी भी अगर तुमको दे कॉट ए, तो यानी कि इसका मतलब कॉट इंटू ए नहीं, इसका मतलब ये होता है कॉट ऑफ एंगल ए। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे तीन आइडेंटिटी भी होती है, इसमें तुमको मेजरली कौन जाना है, पहला प्रूफ इसका आता है हर साल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तुम्हारे पहले आइडेंटिटी तुमको हमेशा याद होनी चाहिए। उसके बाद अब इन्हीं से हम दो अपनी और आइडेंटिटी बनाएंगे। अगर क्या हो, अगर तुम इन दोनों को पहले इसको साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से पहले इसको एक बार डिवाइड कर दो, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। और अगर क्या हो, अगर तुम इसी आइडेंटिटी को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा यानी कि tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा, क्या क्या sec स्क्वायर थीटा। अब 1 को एक्सटेंड करके तुम अपना इक्वेट कर लेना, ठीक है। ये होगी तुम्हारी आइडेंटिटी। अब बाकी रेशियोज की, ठीक है। साइन 0 डिग्री किसका होता है, तुमको अगर याद ना हो तो मेरे साथ रिकॉल कर लो। साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 1/√2, ठीक है। और साइन 60 क्या होता है
√3/2, sin 90 डिग्री 1, ठीक है। और इसके बाद cos 0 इसका उल्टा होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 √3/2, ठीक है। 45 1/√2, cos 60 कितना होगा 1/2, है ना। और ये क्या होगा 0, साइन अपॉन कॉस होता है 10, 0/1 कितना होगा 0। आई बस समझ में 1/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1/2 क्या होगा 1/√3, ठीक है। ये 1 और ये क्या होगा √3 और ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, कोसेक क्या होगा साइन का जस्ट उल्टा, यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। किसी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है। और ये फिर 1/2 यानी कि इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1, ठीक है। और जैसे इसका उल्टा यहाँ पे 1 2 √2, ठीक है, 1 2 √2 नहीं गलत है, 2/√2 √3, ठीक है, √2 2 और ये होगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे क्या आएगा जस्ट tan का उल्टा, है ना, tan का उल्टा, या फिर इसका भी कर सकते हैं, यानी हम tan का उल्टा कर लेते हैं तो 0 है, 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/√3 यहाँ पे क्या आएगा फिर बताओ √3, ये 1 का 1, ये 1/√3, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, सॉरी 1/ नॉट डिफाइंड, है ना। एक सेकेंड, इसको क्या होगा फिर ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, आई बात समझ में, क्या होगा ये 0 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है, आई होप तुमको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखो ये तो है रेशियो की बात, अब आ रही है हाइट एंड डिस्टेंस की, जहाँ बच्चों को बहुत डर लगता है। तुम्हारा 3 आइडेंटिटी ये रहे, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन ये रहा, है ना। अब बारी हाइट एंड डिस्टेंस की, यहाँ बच्चों को बहुत डर लगता है भैया कौन से एंगल आ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल 3 एंगल से आ सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी इसी की है। ध्यान सुनना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, हो सकता है MCQ में आए, या हो सकता है 2 मार्क में आए, और हो सकता है बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी तब होती है जब 5 मार्क में आ जाए। कौन से केस बेस वाले में, तो वहाँ पे बहुत मजा आता है करने में, है ना। केस बेस वाले में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे 3 ही एंगल तुमको मिल सकते हैं, कौन से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, दैट्स इट। तो वो tan थीटा जब भी क्वेश्चन देखना, अगर तुमने अभी भी नहीं किया तो 1-2 क्वेश्चन रिकॉल कर सकते हो, सॉल्व कर लो। tan 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे 60 डिग्री पे रख के सॉल्व कर लो, ईजी है, बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्कल और इरेलेटिव टू सर्कल, पहले सर्कल करते हैं, फिर उसके बाद इरेलेटिव टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, है ना। चैप्टर खत्म, सॉरी मतलब उसके बाद तुम्हारा रिवीजन खत्म। सर्कल चैप्टर से तुम्हारे 2 थ्योरम आते हैं हर साल, 2 थ्योरम आते हैं। पहला थ्योरम पहले क्या टेंजेंट क्या होता है, पहले सर्कल चैप्टर पहले टेंजेंट डालो अच्छे से। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करके निकलता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब थ्योरम 1 है, पहला थ्योरम क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक टेंजेंट है जो कि सर्कल के रेडियस से परपेंडिकुलर है, कहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। रेडियस ओपी उसका रेडियस है। टेंजेंट ए बी, टेंजेंट है उसका ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी जो है परपेंडिकुलर ए बी पे है, ओपी ए बी परपेंडिकुलर है, हमको यही प्रूफ करना है, ये पता है। और ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, 3 मार्क में डायरेक्ट आ सकता है, 5 मार्क में भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है सब क्वेश्चन में आ जाए, जैसे बीपीटी आता है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ओपी इक्वल ओआर के, ओपी ओआर के इक्वल दोनों रेडियस है, ठीक है। ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा, ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा, क्योंकि ओ आर रेडियस तक है, लेकिन ओ क्यू पॉइंट एक है जो कि सर्कल के बाहर है, ओ क्यू इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ओ क्यू एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है ना। एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ विल बी ग्रेटर देन ओपी। ओपी देखो, अगर मैं कहूँ, ठीक है, ए बी पे कोई एक पॉइंट लो जो कि, ठीक है, ए बी पे कोई एक पॉइंट लो जो कि ओपी ना हो के कोई और हो, अगर तुम ओपी को छोड़ो, देखो ओपी एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट वहीं पे आया ओपी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही है ना। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही एक लाइन है ओपी, है ना, उसको छोड़ के तुम कोई और लाइन ए बी पे लेते हो, कोई और पॉइंट ए बी पे लेते हो, वो हमेशा ओपी से बड़े ही होंगे, है ना। एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ए बी पे कोई एक पॉइंट लो जो कि, और ओ से उसका डिस्टेंस अगर नापो, विल बी ग्रेटर देन ओपी, अगर ओपी को छोड़ के बाकी सबके डिस्टेंस जो वो ओपी से बड़े होंगे, चाहे ए बी पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, क्लियर।
देयरफॉर अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB, इसका मतलब OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O और AB के बीच का, है ना। हेंस OP परपेंडिकुलर टू AB, हेंस इसका मतलब OP क्या है, AB के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव हो गया, है ना। अरे तुम डिस्प्लेसमेंट याद तुमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट याद है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता था ना, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है, ठीक है। अब थ्योरम 2 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करो एक सर्कल पे तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि गिवन गैट टू टेंजेंट्स PA एंड PB, PA एंड PB गिवन है, तुमको प्रूफ करना है PA इक्वल है PB को, तुमको ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अगर OA परपेंडिकुलर है PA के, OA PA के परपेंडिकुलर है, OB PB परपेंडिकुलर है ना, OB PB परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से सोचो, ट्रायंगल चूज करना है, इन ट्रायंगल PAO एंड PBO में अगर तुम देखो तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेनस OP इक्वल है हाइपोटेनस OP की, हाइपोटेनस है क्योंकि दोनों का कॉमन हाइपोटेनस है। और OA इक्वल है OB के, OA OB के इक्वल है क्योंकि दोनों इक्वल रेडियाई है ना। हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो क्या होगा, आरएचएस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय आरएचएस ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, देयरफॉर PA इक्वल टू PB बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। से इतनी बात समझ में आई, है ना। ठीक है, ये दो थ्योरम थे सर्कल के। अब बारी किसकी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल छोटा चैप्टर है, बट उसको भी डिस्कस करते हैं। अब मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के देखो, सर्कल से रिलेटेड कुछ एरिया निकालने हैं यहाँ पे, जिसमें पहला जो है, पहला टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है पहले याद रखना, जो कर्व पाथ होता है ना, सर्कल जो कर्व पाथ होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसको हम आर्क बोलते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको हमेशा याद रखने हैं। जब भी एक आर्क बनेगा, ठीक है, एक आर्क बनेगा, वहाँ पे कुछ एंगल निकलेगा। ठीक है, तो दोनों देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखो, एक पॉइंट A जो कि सर्कुलर सेंटर है, यहाँ से दो लाइन्स निकली जो कि रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में एक गैप है, वो क्या है, तुम्हारा एंगल है। ठीक है, अब इसी एंगल को जब तो तुमने यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं एक आर्क बन, देखो ये आर्क दे रही है, यही आर्क है। इसी आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। थीटा कौन सा, ये वाला है, जो दो लाइन्स मिलकर एंगल बना रही है, वही थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2πr। अब बस समझ में। फिर एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखो इसको बोलते क्या, स्फीयर क्या बोलते हैं, ABPC क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। क्या, ABPC एक सेक्टर बनेगा। इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब तुम इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, दोनों रेडियस को मिला दो तो क्या बनता है, एक ये वाला पोर्शन बनता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसका एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये एरिया बचेगा। सोचो, ये ABPC है ना, इसमें ये सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया में से अगर तुम ट्रायंगल ABC का एरिया माइनस कर दो तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। आई बात समझ में। उसके बाद चलते अगले चैप्टर में, विच एरिया सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 3D फिगर पढ़ना है, जहाँ में पहला टॉपिक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, LS मतलब लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है मतलब कितनी क्वांटिटी हम किसी उस ऑब्जेक्ट में भर सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल, है ना। पहले क्यूबॉइड के बारे में बात करें। क्यूबॉइड का TSA क्या होता है, क्यूबॉइड में तीन साइड होती है, एक लेंथ ब्रेथ हाइट, तो उसका TSA क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। फिर LSA क्या होगा, ट्वाइस ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। फिर आते क्यूब पे। क्यूब में 6 सरफेस यहाँ भी होते हैं, सबके साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA यानी कि 6 LSA 6a स्क्वायर। LSA क्या होगा, TSA 6a स्क्वायर। LSA क्या होगा, 4a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब। और डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट 3 टाइम्स A। ठीक है, अब आते हैं किसमें, सिलेंडर पे। देखो अब इन सारे 3D फिगर्स में LSA की जगह हम लेते हैं CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का TSA क्या होता है, 2πr इंटू R प्लस H। ठीक है, CSA क्या होता है, 2πrH। वॉल्यूम क्या होता है, πr स्क्वायर। और वो रहा फिगर, है ना। हॉलो सिलेंडर का केस थोड़ा अटपटा होता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना। 2 इंटू पाई, ठीक है, 2π ब्रैकेट में H इंटू R प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर। स्मॉल r कैपिटल r याद रखना। स्मॉल r जो है वो बाहर अंदर का रेडियस है, और जो कैपिटल r वो बाहर का रेडियस है। ठीक है, अब CSA क्या होता है, 2πh इंटू R प्लस स्मॉल r, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर
सॉरी स्मॉल आर इंटू एच, अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ, सॉरी पाई एच कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब कौन का टी से क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना, और सी से क्या होता है पाई आर एल। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और जो एल देख रही है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इसको निकालते कैसे? एल इक्वल्स टू, देखो होता क्या है, एल का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का टी से क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सी से क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सेम थिंग। और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और हेमिस्फीयर का टी से क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, सी से क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये से तुम्हारे दो बड़े बड़े चैप्टर, ठीक है, ये मतलब बहुत बड़े तो नहीं है ये चैप्टर, तुमको लेंदी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे मिक्स चीजें आती हैं, दो सॉलिड फिगर्स को अटैच करके, दो हॉलो फिगर्स को अटैच करके तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विच इज वो प्रोबेबिलिटी, सॉरी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर आगे चलते हैं। इन चैप्टर को खत्म करने के बाद हमारा पूरा सिलेबस खत्म, रिविजन एक बार क्विक हो जाएगा। अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा? स्टैटिक्स है, ठीक है। अब स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक्स में 2 टाइप का डाटा, एक रॉ डाटा होता है, एक डिस्क्रीट डाटा होता है, ठीक है। इसमें से ग्रुप अनग्रुप 2 टाइप के आते हैं। पहले देखते हैं रॉ डाटा के मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। तो ये एक रॉ डाटा है, पहले इसको क्या करना है तुमको, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले क्या असेंडिंग ऑर्डर में? हाँ भैया है, ठीक है। अब इसका मीन निकाला, मीन निकालने क्या करेंगे सीधे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैंने क्या सबको ऐड किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनको डिवाइड करना था। क्या 29 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 29 है मेरा, अपॉन 10, 29 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.9, क्या होगा इसका मीन 2.9, इसको हम बोलते हैं एवरेज मीन ऑफ द सॉरी रॉ डाटा, ठीक है। मीडियन निकालने के 2 फॉर्मूले, अगर ऑब्जर्वेशन इवन है, याद सुनना, अगर ये जो ऑब्जर्वेशन वो अगर इवन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है। देखो इवन के लिए क्या करना है, जितने ऑब्जर्वेशन है यानी कि n/2 2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1, ठीक है, यानी कि ये n/2 यानी 5 प्लस 6 5 प्लस 6 टर्म, 5th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, 5th है 3 6 है 4, 3 प्लस 4 क्या होगा 7 7/2 यानी कि 3.5। यह है ऑड के लिए। इवन के लिए, ऑड के लिए क्या करना है n/2 प्लस 1। अगर यहीं पे एक और नंबर में बढ़ा दूं, ठीक है, ध्यान सुना, यहीं पे एक और नंबर में बढ़ा दूं, क्या अगर मैं 6 लिख दूं, ठीक है, 6 लिख दूं, कितना ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 11 प्लस 1 कितना होगा 12/2 यानी कि 6 टर्म कौन सा होगा जो भी टर्म था, अगर उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 2 2 4 1 5.6 उसके अकॉर्डिंग 6 टर्म कौन सा होता, ये 4 नंबर 4 क्या होता है, ये हमारा क्या होता है मीडियन होता है। मोड क्या होता है, जिसकी जो जितने बार नंबर आता है, ठीक है, जिसकी नंबर जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड नंबर, ठीक है। क्या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है, 2 एक ही बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 4 बार आया है, यानी कि ये हमारा क्या होगा मोड हो जाएगा। क्या मोड हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये तो था रॉ डाटा का, लेकिन अब बारी है किसी ग्रुप डाटा की, ठीक है। ग्रुप ऑन ग्रुप डाटा में जो डिस्क्रीट डाटा आते हैं टेबुलर फॉर्म में उनको करते हैं। एक टेबल बनाऊंगा, उसके हेल्प से हम मीन मीडियन मोड तीनों निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो देखो रॉ डाटा करने के बाद अब बात है ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा के मीन मीडियन मोड एक ही चार्ट से आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, अगर ये एक चार्ट तुम्हारा है, ठीक है, तुम अगर देखो तो तुम्हारा टेबुलर फॉर्म में तुमको दे रखा है एक इन्फॉर्मेशन रखी है जो कि ये है, बस तुमको इतना दे रखा था, मैंने इतना फर्दर बनाया कि तुम्हारा टाइम बच सके, है ना। अब तुम्हारे साथ मैं मिलकर सारी चीज़ निकलवाऊंगा। अब देखो क्लास इंटरवल के बाद क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, करना क्या है, ये होता है तुम्हारा लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, जिनको याद ना हो अच्छे से याद करना। ये होता है तुम्हारा लोअर लिमिट L, इसको बोलते हैं अपर लिमिट U, ठीक है। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 25 प्लस 10 कितना होगा 35 कितना होगा 17.5, ठीक। उसी तरह ये कितना होगा बताओ 65, है ना, 65/17.5, 65/2 कितना होगा भैया 2 3 6 पॉइंट, है ना 6 पॉइंट, सही है नहीं 65 2 3 6 2 1 2 2 4 32.5, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है 32.5 पक्का ये होगा। हाँ फिर ये 95/2 कितना होगा 95/2 95/2 कितना होगा 47.5, ये होगा 95/2 47.5, ठीक है। फिर ये कितना होगा 62.5, ये 87.5, ये कितना होगा, ये होगा
102 185, कुछ मिस्टेक है, समथिंग कुछ तो गलत है, ये होगा 77.5 है ना, 77.5, फिर ये होगा 92.5 है ना। तो हुआ क्या है, जब यहाँ से आगे टोटल 15 का डिफरेंस आ रहा तो मैंने क्या किया, बस एक डिवाइड किया, उसके बाद मैंने क्या किया 15 ऐड किए 15 ऐड किए 15 ऐड किए 15 ऐड किए, टाइम बचाने की ट्रिक है, ठीक है। टाइम कैसे बचाने को, अब आ रही है किसकी, एफ आई एक्स आई की, एफ आई इंटू एक्स आई है ना, 7 × 35 इंटू 2 कितना होगा है ना, ये कितना आएगा 35 तुम्हारा आएगा ना, 35 है ना, ये कितना आएगा 3 5 15, पॉइंट तो पॉइंट, 3 2 6 1 7, 3 3 9 9 1 10, सॉरी 9 97.5। ओके आगे ये 7 5 35, कहीं लगा 3 7 7 49 3 52, कहीं लगा 5 7 4 28 28 और 5 33 332.5। ओके फिर ये 6 5 13, पॉइंट तो पॉइंट, 6 12 12 प्लस 3 15, 5 कहीं लगा 1 6 36 1 7 37। ओके ये 0 तो 0, 6 7 42 42 है ना, प्लस 3 45, कहीं लगा 4 42 प्लस 6 30 42, हाँ 6 42 42 प्लस 4 कितना 46 465.2, ये कितना आएगा 30 12 15 1 54 155, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक्स एफ आई एक्स आ गया है ना। अब निकालते हैं क्या एक्स आई माइनस ए, 1 2 3 4 5 6 किस, अब देखो ये तुम्हारा कौन किसके लिए, जो मीन मेथड के लिए क्या करेंगे, पहले किसी एक को ए मान लेंगे, क्या मानेंगे ए मान लेंगे। तो मैं अपना मीन मान रहा हूँ, चलो इसको, ठीक है, इसको मैंने अपना मीन मान लिया है ना, ये मेरा क्या है, चलो ए है, लेट से ये मेरा ए है। अब बताओ मुझे ये कितना आएगा, अब एक्स आई माइनस है, एक्स आई में से इसको माइनस करना है, हाँ ठीक है, तो ये कितना आएगा 298.5 आई थिंक, क्या मैं सही हूँ बताओ, 296.5 296.5 है ना। चलो देख लेते हैं ऐड करके एक बार, माइनस का 550 एक सेकेंड 296.5 005 6 तो यार क्या चल रहा है, मेरे से सब्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है भाई। देखो तुम भी ये गलती मत करना, जो मेरे से गलतियां हो रही हैं अभी। क्या है 332.5 माइनस 35 क्या आएगा 505.11 में से 5 गया 6 बचा, 2 में से 3 गया 12 में से 3 गया 9 बचा, और ये आ गया 296.5 मैंने सही लिखा था, फिर मैंने कहा गलती, ठीक है। माइनस का 296.5, अगर तुमको कॉन्फिडेंट ना हो तो बात चेक कर लेना, माइनस का 296.5 ये कितना आएगा भैया, अप्रॉक्सीमेटली 100 गायब हो रहा है यहाँ से, है ना, कितना 100 गायब हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 3 कम है तो यहाँ पे 3 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो कितना 235 कितना माइनस का 235 ये आएगा, ठीक है। ये इसमें से ये माइनस करो तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा भैया, यहाँ पे देखो तो लगभग 40 से गैप आ रहा है ना, 40 नहीं 40.5 का गैप आ रहा है, 47 है ये तो, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है ना, इसमें इसको माइनस करना है, 10 में से 5 गया बचा 5, ओके ओके। अब ये कितना था 4 है, 4 हाँ 10 में से 5 गया 5, ओके। यहाँ पे आया 4 में से 2 गया 2 बचा, ओके। फिर 7 में से 3 गया 4 बचा, ओके। 3 में से 3 गया 0, 42.5 कितना 42.5। यहाँ पे कितना आएगा बताओ भैया, यहाँ पे 465 अपॉन सॉरी माइनस का 332.5 कितना आएगा, 10 में से 5 गया बचा 5, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 बचा, ओके। 6 में से 3 गया 3 बचा, एक सेकेंड, हाँ 6 में से 3 गया 3 बचा, और 4 में से 3 गया 132.5। देखो बहुत टिपिकल हो रहा है ना। फिर अब यहाँ पे इसमें से इसको करना है ना, अगेन 10 में से 5 गया 5 बचा, फिर 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है। 222.5
222.5, 332.5, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा डी आई आ गया, अभी भैया बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत लेंथी लग रहा है ना। यू आई निकालते हैं, क्या करते हैं, यू आई निकालते हैं, डी आई अपॉन एच करते हैं। भैया ये एच क्या होता है, तो एच होती है क्लास, क्या क्लास निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 25, लोअर लिमिट क्या है 10, कितना आएगा 15, है ना। सबको 15 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, सबको 15 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं पहले। तो 15 में 15 है ना, कितना था 14, 146, 15 3 45, 15 चौका 90, 135, 9 टाइम्स 135 है ना, कितना 135, सोचा कितना 115 है ना, 115। एक सेकेंड, टाइम बचाना है भाई, टाइम टेकिंग हो रहा है सब, मुझे कैलकुलेटर खोलना ही पड़ेगा। क्या है, माइनस का 296.5 डिवाइडेड बाई 15, कितना आया 19.7, क्या आया 19.76, चलो ठीक है। फिर माइनस का ये कितना आएगा 235 डिवाइडेड बाई 15, 235 डिवाइडेड बाई 15, 15.666 है ना। फिर ये तो जीरो हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई जीरो, एक सेकेंड, 0/15, हाँ 0 आएगा। फिर ये 42.5 डिवाइडेड बाई 15, 2.83, फिर 132.5 डिवाइडेड बाई 15, 8.83, फिर उसके बाद 2.5 डिवाइडेड बाई 15, क्या है 14.83 है ना। भैया अभी बहुत अजीब लग रहा है डाटा। अब चलो एफ आई यू आई निकालते हैं, करते हैं एफ आई और यू आई निकालते हैं, है ना। देखो अगर एफ आई यू आई निकालो फिर एफ आई डी आई, मैं किसी एक से निकाल के पहले मेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एफ आई यू आई निकालते हैं, एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, एफ आई ये रहा इंटू यू आई, है ना। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 119.36 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा, माइनस का 38.72 है ना। फिर ये कितना आएगा 15.66 इंटू 3, 15.66 इंटू 3 कितना आएगा 46.98, माइनस का 46.98, अगेन 7 इंटू 0 0, अगेन 6 इंटू 2.83, 24, 48, 48 2 50, कह लगा 5, एक सेकेंड, हाँ फिर 6 2 12, 6 3 18 होगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 6 इंटू 3 18, कह लगा 1, 6 8 जा 48, 49 कह लगा 4, 6 2 12 प्लस 4 16, 8.83 मल्टीप्लाइड बाय 6, 52.98, फिर 14.83 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या आया 88.98। अब देखो इस टेबल में अगर एक जरा से मिस्टेक हुई सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे से मिस्टेक हुई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ध्यान रखना, अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, अपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 88.98 52.98 प्लस 52.98 प्लस 0 प्लस नहीं, अब होगा माइनस का, माइनस 46.98, फिर माइनस 38.72 है ना। आंसर क्या आया 56.26, 56 समेशन सिग्मा एफ आई और क्या है यू आई, एफ आई यू आई क्या आया 56.26, ठीक है। और सिग्मा एफ आई क्या है हमारा, एफ आई क्या है हमारा
3 + 2 5 + 7 कितना होगा, 5 + 7 = 12 है ना। 12 + 6 18, 18 + 6 24, 20 + 6 30। ओके, अब क्या करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम पुट करें भैया, FI है, FI लास्ट वाला है ना। चलो इसी में रखते हैं। DI में निकालने, क्योंकि देखो चाहे तीनों तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, तुम किसी से निकालो, मुझे यही से लगता है मैं इसी से निकालता हूँ, है ना। तो क्या करना है, सीधे FI इनपुट करते हैं। अब क्या आएगा, ए क्या है माना, एज्यूम मीन मेथड क्या था, एज्यूम मेथड से निकाला 332.5 332.5 प्लस FI क्या है हमारा 56.26 अपॉन में 30 हमारा FI है, इनटू H, हाइट क्या थी हमारी 10 थी 15 थी 15, ये 2 बार में इससे कट गया, ठीक है। अब चलो, अब क्या करना है, हमको सिंबल कलेक्शन करना है, इसको इसमें ऐड करना है ना। क्या आएगा बताना जरा। अब देखो 332.5 प्लस 56.26 है ना, 56.26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 360.63। क्या आंसर आएगा तुम्हारा 360.63, यही तुम्हारा क्या होगा, मीन होगा इसका, ठीक है। ये तुम्हारा मीन होगा। क्या इन दोनों मेथड से भी यह आएगा आंसर, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं मीडियन तरफ। मीडियन में क्या निकालते हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मतलब पहले 2 मेथड तो ये रहेंगे, देखो ये तरीका ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्या ये नहीं निकालना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन जो है वो इसके लिए किसके लिए, मीडियन के लिए कट रहेगा। हमको निकालना सीधे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालते कैसे भैया, पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो वैसे लिखते हैं, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी में इसको और इसको ऐड करते हैं। क्या 3 + 2 कितना, 3 + 2 कितना आएगा 5, तीसरे में क्या करेंगे 5 + 7 कितना 12, ठीक है। मतलब इस वाली फ्रीक्वेंसी में आगे आने वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, कितना आएगा 18, फिर इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 24, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 30, और ये जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी वो सिग्मा FI के बराबर होगी, ठीक है। ठीक है, क्या आई बात समझ में। अब एक बात मुझे बताओ, सिग्मा FI अगर तुम्हारा 30 है ना, हमको क्या निकालना पड़ेगा n/2 यानी कि सिग्मा FI/2 है ना, n/2 सिग्मा यानी कि सिग्मा FI/2, ठीक है। निकालेंगे कैसे n/2 तुम्हारा क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 30/2 यानी कि 15/2, सॉरी 15 है ना, 15 कहाँ लेकर आए 12 के आफ्टर है ना, 12 से 18, तो देखो यहाँ पे 18 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से लेके 17 तक तो इसी में आएंगे, तो 15 वाला तुम्हारा इसी में आएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मीडियन क्लास। कौन सा क्लास, मीडियन क्लास, है ना। पर ध्यान रखना ये चीज़ें ये गायब है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना। यहाँ तक ये भी इंक्लूड नहीं, बस हम क्या चाहिए, ये चाहिए और ये वाला ब्लॉक चाहिए। अब ध्यान सुनना, कोई बात है, ये तुम्हारा क्या होता था, यह CF होता था, है ना, ये मेरा क्या होता था, ये F होता था, ये L होता था, यानी कि L, है ना। अब क्या H क्या होता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारा H होता था, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं हम। तो मीडियन क्या निकल के आएगा, L क्या है मेरा भैया 40 है, चलो 40 प्लस n/2 क्या है 15 माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 12 आई है 12, अपॉन में F क्या है मेरा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, और हाइट क्या है इसकी 10, ठीक है, यानी कि H, सॉरी हाइट नहीं H, है ना। तो 40 प्लस 3/7 इंटू 10, है ना, 40 प्लस 30/7 यानी कि 7 3 = 21, 7 4 28, 4.7 2 14, है ना। तो बचा क्या 6 बचा, 22 है, क्या बचा 6 बचा यानी कि 7 8 56, है ना। कितना आएगा 44.28, यही तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। और ये 44.28 यहाँ पे इसमें 40 से 55 के बीच में बिलोंग करेगा, क्लियर है। अब बारी किसकी है, मोड की, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही तुम्हारा होता है मॉडल क्लास। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, जो 2 3 6 6 6 7, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 40 से 55 वालों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारा यही क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। अब इस मॉडल क्लास में तुमको याद रखना है, ये तुम्हारा F1 होता है, ये F0 होता है, ये F2 होता है, ये L होता है और H होता है। बस सिंपल करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। आई होप तुम इसमें पुट कर लोगे, मैं इसकी हेल्प से निकालता हूँ। चलो अगर ये भी दिखाते हैं, L क्या है तुम्हारा, यही मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ मैं। L क्या है तुम्हारा भैया, L मेरा 40 है, ठीक है, प्लस
F1 क्या है तुम्हारा, F1 भैया मेरा आया था 7, F0 क्या है मेरा भैया, F0 मेरा है 3 माइनस 3 अपॉन में 2F1 यानी कि 14 माइनस 3 और क्या है फिर आगे 6 है माइनस 6 इंटू एच यानी कि 10 है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो क्या आएगा 40 प्लस 7 माइनस 3 कितना होगा 4 अपॉन में 6 प्लस 3 9 अपॉन 5 ठीक है इंटू 10 यही होगा 10 5 टू 10 यानी कितना आ गया 48 आएगा आंसर 48। अब 48 भी 45 40 से 55 के बीच में बिलोंग करेगा ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन मीडियन मोड और एक फॉर्मूला है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन जो कि मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन है ना। तो आई होप तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म। अब बारी किसकी है प्रोबेबिलिटी विच इज योर लास्ट चैप्टर, उसके बाद तुम्हारे पूरा सिलेबस रिविजन का एक बार खत्म हो जाएगा। तो देखो अभी आ गया लास्ट चैप्टर यार द एंड है ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं फिर उसके बाद तो तुम्हारा एग्जाम तो है ही ठीक खैर है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की होने की संभावना ठीक है, उसी को हम एक मैथमेटिकल नंबर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आई बात समझ में। अब मुझे बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है कि कोई एक एक्शन या कोई एक्सपेरिमेंट किया उसके कितने आउटकम पॉसिबल हैं। जैसे कि अगर पानी लें ठीक है, अब उस पानी में हम क्या क्या मिला सकते हैं। अब देखो पानी में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया शुगर का, नहीं चलो पानी छोड़ो बहुत हो गया यही से लेते हैं। एक कॉइन लिया मैंने उसको टॉस किया, भैया कॉइन देना, तो भैया कॉइन देना। हाँ आकाश भैया कॉइन देना, रुको कॉइन आना तुम्हारे लिए, कॉइन देना एक। ये भी गिर गया बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह, कोई बात नहीं रुको रुको एक और कॉइन आ रहा है हाँ है ना। अब एक बात मुझे बताओ ये कॉइन है, अब इसको मैंने टॉस किया, अब बताओ इस क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा। भैया उसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा पहले क्या क्या आ सकता है। तो एक कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है एक टेल आ सकता है, यानी कि कितने टोटल आउटकम हुए तुम्हारे यहाँ पे, टोटल आउटकम 2 आउटकम्स ठीक है OUTCOMES आउटकम्स है ना। तो बताओ अब भैया मैं कहता हूँ चलो हेड आया, आप कहते हो चलो टेल आया, भैया आपके ऑडियंस टेल आया तो आप बताओ पॉसिबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी कि टेल आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ सकता है, कितने टेल आ सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने टेल है 1 टेल है 1 टेल, टोटल कितने आउटकम है 2 आउटकम 1 और 2 तो टेल आने की कितनी संभावना है 1/2 क्लियर। टेल आने की कितनी संभावना है 1/2। अब अगले केस में क्या होता है हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं क्या, तो मेरे पास 2 कॉइन है, या तो मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करूं या तो 2 कॉइन को एक साथ टॉस करूं। चलो मैं एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं। लाओ से दोनों को एक साथ करते हैं क्या होता है, आओ देखते हैं। अब देखो मैंने जब टॉस किया तो मुझे 2 इवेंट दिखे, यहाँ पे 2 चीजें हुई। अब ये 2 चीजें पता नहीं कौन सी होंगी, लेकिन तुम बताओ मेरे अकॉर्डिंग देखो क्या आया है, एक हेड आया एक टेल आया है ना, क्या आया एक हेड आया है और एक टेल आया है। अब 2 कॉइन को टॉस करने में क्या क्या आउटकम आ सकते थे, हेड आ सकता था, टेल आ सकता था, टेल और हेड आ सकते थे और हेड और टेल आ सकते थे ना। टोटल कितने आउटकम 4 आउटकम। अब मुझे बताओ कि जो मेरा आया है एक केस आया है हेड और टेल, एक हेड और एक टेल, भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड और टेल आएगा, हेड और टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल है ना। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 हेड है और एक टेल है, एक हेड और एक टेल। यहाँ पे हेड है तो ये पॉसिबल नहीं है, टेल है पॉसिबल नहीं, एक हेड एक टेल और एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने 2 आए हैं 2। टोटल आउटकम कितने थे 4, कितने प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2 की क्लियर। तो जो मेरा केस हुआ है वो केस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 की। अगर मैं कहूँ दोनों हेड आने चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स पीएच देखने क्या कितनी 2 टाइम्स हेड कितनी बार आया है, एक ही बार आया है 1 टाइम। कितने टोटल आउटकम है 4 1/4 क्लियर है। अब सेम थिंग होगा 3 कॉइल्स के केस में, वहां पे कितने आउटकम आ सकते हैं, ट्रिपल एच है ना, 3 हेड आ जाए, एक हेड एक टेल और एक हेड आ जाए, 2 हेड एक टेल आ जाए, 2 टेल तीनों टेल आ जाए, एक टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए और एक हेड आ जाए, फिर एक टेल आ जाए फिर 2 हेड आ जाए, एक हेड आ जाए फिर 2 टेल आ जाए। दिमाग खपा हुआ भैया है ना। लेकिन तुम ये हमेशा याद रखना जितने कॉइन को टॉस कर रहे हो जितनी बार टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन को मैं 3 टाइम टॉस किया यानी कि 2 × के पावर 3 कितना होगा 2 3 8 सॉरी 2 2 4 2 8 यानी कि टोटल 8 आउटकम होने चाहिए है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है टू गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड,
क्या हो, कम से कम एक हेड होना चाहिए, क्या, एटलीस्ट वन हेड। ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, बताओ, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, ठीक है। तो अब तुम उसको निकालो कैसे, एक हेड हमको चाहिए कम से कम, 1 2 3, यहाँ पे हेड नहीं है तो ये नहीं है, 4 5 6 7, क्या 7, टोटल आउटकम कितने थे, 7/8 आने हैं, यानी कि टोटल 7 पॉसिबल टर्म्स हैं ताकि हमको कम से कम एक हेड मिल जाए, है ना। तो एटलीस्ट एटमोस्ट वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर बार। आगे थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को, ठीक है, डाइस यानी कि वही लूडो खेलने वाला पाशा, वो नहीं जो तुम्हारी एक्स तुम्हारे साथ खेल गई, वो गेम नहीं, लूडो वाला गेम है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक डाइस को तुम थ्रो करोगे कितने आउटकम आ सकते हैं, यही आउटकम आ सकते हैं क्या, टोटल कितना आउटकम आ सकते हैं, 6 आउटकम। अब उस 6 आउटकम में से भैया मुझे चाहिए जीतने के लिए 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 यानी कि 4 कितने बार आया, 1 टाइम आया, और टोटल कितने 6 है, तो 1/6, क्लियर है, 1/6 ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे 4 मिल जाएगा, है ना। अब क्या है, थ्रोइंग 2 डाइस, अब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कुछ इतने इवेंट बनते हैं, टोटल कितने इवेंट बनेंगे, 36 बनेंगे। अब उस इवेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट occurred अपॉन टोटल आउटकम, है ना, कितनी बार वो इवेंट आया है और टोटल आउटकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। इस अब इस इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तुम इसी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग को क्या करोगे, तुम 1 - PE कर दो, यानी कि जितनी बार आया है उसमें से उसको 1 में से घटा दो, है ना। और कंफर्म प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी कंफर्म है, किसी एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर कंफर्म है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 आती है, याद रखना। प्रोबेबिलिटी कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी है होने की ना हो, एकदम ना हो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग, किसी एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, है ना। कोई एक इवेंट जो कंफर्म हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, कोई ऐसा इवेंट जो कि कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। अब प्रोबेबिलिटी के बाद एक और टॉपिक आता है तुम्हारा डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यहाँ बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा, देखो 2 कार्ड में डिवाइड होते हैं, पहला ब्लैक दूसरा रेड, अब ब्लैक में 2 कलर होते हैं, 2 होते हैं, एक स्पेड होता है, क्लब होता है, रेड में भी एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है कार्ड्स के बारे में, वेल तो ये तुम्हारे 2 ब्लैक के हैं, मैं लेके आया हूँ 2 ब्लैक के मार्केट से, यार प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मत दिखाना वरना मेरी लंका लग जाएगी यार, ठीक है वरना वैसे ही पड़ोसी कहते हैं आपका लड़का फिर ये भी कहेंगे कि कुछ और ही कर रहा है, जुआ हुआ खेला है ना। तो देखो ये बातें घर तक नहीं बताना, तुम्हारे मेरे बीच रहनी चाहिए, लिमिटेड तुम्हारी और उनकी बात तुम्हारे और उनके बीच ही रह गई थी है ना। और ये क्या है, 2 रेड कार्ड है ना। अब देखो ये तुम्हारा डायमंड, ये हार्ट, और इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे देखो पता नहीं, अरे इक्का नहीं, इसको क्या बोलते हैं इन दोनों में से, एक क्लब होगा एक स्पेड होगा, जो भी होगा तुम देख लेना अपना, बट याद रखना ऐसे कार्ड्स होते हैं, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के, है ना। अब इन चारों कार्ड्स में कुछ चीजें कॉमन होती है, पहले क्या, इन चारों कार्ड्स में एक होता है एस, क्या होता है, ये होता है एस, यानी इसको बोलते हैं हम इक्का। तो तुमको दिखाते हैं कैसा होगा, हाँ देखो ये रेड वाले का एस है ना, और एक इसका देखो ये रहा एस, ठीक है, ये एस है, इनको एस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनको एस बोलते हैं। वैसे सिमिलरली इन दोनों कार्ड्स के भी एस होंगे, तो क्या होता है, एक होता है एस जो कि चारों कार्ड होता है, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है। अब होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, ये क्या भैया चारों के साथ होगा, चारों के साथ होगा, यानी कि 4 किंग के भी कार्ड्स होंगे, 4 क्वीन के भी कार्ड्स होंगे और 4 जैक के भी कार्ड्स होंगे, और इन कार्ड्स को क्या बोलते हैं, हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। अगर देखना है तो ये रहा किंग, ये रहा जैक, और क्वीन कहाँ है भाई, मिल जाओ, क्वीन, वेयर इज क्वीन, ये रही क्वीन, देखो ये रही क्वीन, ये जैक, ये किंग, ये 3 कार्ड हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। और ये हर कार्ड में डिफरेंट कलर्स जो कार्ड है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं, 4 ईच है, तो चारों मिला कितने होंगे, टोटल 12 कार्ड्स तो ये हो गए तुम्हारे,
12 + 4 कितने हो गए, 16 हो गए, है ना भैया, 16 हो गए। अब बचे इनमें देखो 1 से लेके 10 तक के कार्ड्स होते हैं, कितने, 1 से लेके 10 तक के, 10 तक के होते हैं ना, 10 तक के होते हैं ना, हाँ 10 तक के होते हैं, कितने, 1 से लेके 10 तक के 10 कार्ड्स होते हैं। अब अगर 10 यहाँ है, सॉरी यहाँ पे तो कोई मिस्टेक हो जाएगी फिर तो, वन नहीं होता, ठीक है, 2 से 10 होता है ना, मैं भी कह रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे, 2 से 10 होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर तुम देखो टोटल कितने कार्ड्स बन के आएंगे, 9 कार्ड है, 9 × 4 36 कार्ड होंगे तुम्हारे ये नंबरिंग वाले, टोटल कितने नंबरिंग वाले। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, है ना, तो टोटल कितने आउटकम तुम्हारे निकल के यहाँ पे 52 आउटकम्स, 52 आउटकम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह सकता है, पता है कैसे कैसे कहेगा कि मान लो तुमने एक बार एस निकाल दिया, बेस निकालने के बाद टोटल कितने कार्ड हुए तुम्हारे 42, यानी तुम्हारे 48, अब 48 आउटकम्स है तुम्हारे पास इसमें, एस निकालने के बाद चारों के 48 आउटकम्स हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 10, कार्ड नंबर 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है, P10 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक बात मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 48 और नंबर 10 के कार्ड कितने हैं, 4, है ना, तो 4 किसी का भी हो सकता है ना, यानी कि 4 आउटकम तुम्हारे हो सकते हैं, 4 इवेंट पॉसिबल है, कितने आउटकम में से, 48 में से, है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/12। आई बात समझ में। तो ये है तुम्हारे किसके डेक ऑफ 52 कार्ड्स के, किसी भी इवेंट के होने की कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, एकदम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 होती है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट ऑकर्ड, कितने बार वो इवेंट हुआ है, साथ ही साथ टोटल आउटकम, कितने टोटल आउटकम्स है उसमें। और उसके बाद अगर तुमको किसी एक इवेंट प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है ना, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, जिसमें तुमको प्रोबेबिलिटी होने की दे रखी है, तो क्या करो, बस उसको 1 में सिंपली माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग उस इवेंट का निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो तुम्हारा सारा सिलेबस हो चुका है, मतलब मैंने एक बार क्विक रिवीजन करवा दिया है, बहुत शॉर्ट टाइम मैंने कोशिश की इसको कंपाइल करने की, जितना हो सका मैंने अपने छोटा छोटा किया इसको, ठीक है, जिसमें तुम्हारे सारे थ्योरम्स आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से होते हैं मैंने तुमको यही बता दिया है। अब तुमको क्या करना है, सिंपली अगर तुमको अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आई, तुम फिर से रिपीट करो लेक्चर को, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.25 पे देखना, क्योंकि मेरी स्पीड वैसे ही बहुत ज़्यादा बोलने की, तुमको सबको अच्छे से पता है, ज़्यादा स्पीड करोगे तो वैसे तुमको घंटा समझ नहीं आने वाला है। 1.25 पे करके देखना, अगर देखना भी चाहो तो फिर 1x पे देखो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और मैं तो तुमसे कहूँगा आज रात को वीडियो आ जाएगी, पक्की बात है, रात को तुम तक पहुँच गई होगी, 2 से 3 बार तुम अपने एग्जाम से पहले देख लोगे, तुम्हारा सारा चैप्टर 2 बार 3 बार रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। तो दैट्स इट यार, पढ़ाई मचाते रहना, बहुत डिमोटिवेट फील नहीं करना। एग्जाम देखो, एग्जाम तुम्हारे जीवन का हिस्सा है बस, ठीक है, ज़्यादा बहुत सोचना नहीं इसके बारे में। और क्या परसेंटेज क्या है, परसेंटेज तो क्लास 8 का एक चैप्टर था, नहीं हुआ बेकार, बाकी चैप्टर तो अच्छे हैं, ठीक है। परसेंटेज अच्छा नहीं हुआ चैप्टर, अगर परसेंटेज चैप्टर अच्छा नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चैप्टर तो बचे हैं लाइफ के, ठीक है, बाकी चैप्टर तो बचे उस सब्जेक्ट के, उस मैथमेटिक्स के, उस क्लास 8 के। तो वही बस समझो कि परसेंटेज एक क्लास 8 का चैप्टर था जो कि अच्छा नहीं गया, आगे चल के अच्छा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो यार चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, क्या अगले सेशन में मुझसे मुलाकात होगी, और तुमको ये तुम्हारी यार बहुत याद आएगी, है ना, क्योंकि ये TNB का पहला सेशन था, पहला 2025-26, है ना, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया, तुम्हारे साथ बहुत हमने इन्जॉय किया अपने टाइम को, बहुत हार्टफुली, क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ यार ये समय। बाकी ऑल द बेस्ट, मचा के आना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू आफ्टर एग्जाम।